नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, जो कि आपके आने वाले सभी स्किल टेस्ट के लिए बेहद लाभकारी होगा। पीडीएफ इसका दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे लिंक पर जाकर वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड करके आप अपना मैटर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है std4stenographer@gmail.com। तो डिक्टेशन को लिखने के बाद अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना और पीडीएफ से मैच करा के बताना कितनी मिस्टेक आ रही है आपकी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना। 5 सेकेंड स्टार्ट। मोबाइल फ़ोन के जरिए साइबर अपराध को अंजाम देने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया जाना एक अच्छी खबर तो है, लेकिन इस एक अकेले गिरोह की नकेल कसने के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि धोखाधड़ी करने वाले तत्वों के दुस्साहस का दमन होगा। देश में ऐसे गिरोहों की गिनती करना मुश्किल है जो साइबर अपराध में लिप्त हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय और विभिन्न राज्यों की पुलिस इससे अपरिचित नहीं हो सकती कि करीब करीब हर दिन देश के किसी न किसी हिस्से में साइबर धोखाधड़ी होती है। यह ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन के जरिए ही होती है। कभी किसी के खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं तो कभी छल कपट से किसी की निजी जानकारी हासिल कर ली जाती है और फिर उसका कई तरह से दुरुपयोग किया जाता है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि ऐसे अपराध रोकने के लिए साइबर सेल बने हुए हैं और शिकायतें दर्ज कराने का तंत्र भी काम कर रहा है, क्योंकि सच्चाई यह है कि ये सेल उतने प्रभावी नहीं हैं जितना उन्हें होना चाहिए। इसी तरह यह भी एक तथ्य है कि कई बार साइबर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराने में मुश्किल पेश आती है। इसका लाभ साइबर धोखाधड़ी करने वाले उठाते हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि देश के कुछ हिस्से साइबर धोखाधड़ी करने वाले तत्वों के गढ़ बन गए हैं। इनमें से कुछ ग्रामीण इलाकों में भी हैं। स्थानीय पुलिस उनके खिलाफ सख्ती नहीं दिखाती क्योंकि उसके पास कोई शिकायत नहीं होती और दूसरे राज्यों की पुलिस आसानी से वहां पहुंच नहीं पाती। यदि पहुंचती भी है तो उसे पर्याप्त सहयोग नहीं मिलता। साइबर धोखाधड़ी करने वाले तत्वों की केवल धरपकड़ ही पर्याप्त नहीं, क्योंकि बात तो तब बनेगी जब उन्हें समय रहते सज़ा भी दी जा सके। यह ठीक नहीं कि साइबर अपराध में सज़ा की दर बहुत कम है। एक ऐसे समय जब देश में डिजिटल लेन देन और मोबाइल बैंकिंग का चलन बढ़ता जा रहा है, तब साइबर धोखाधड़ी करने वालों का बेलगाम होते जाना गंभीर चिंता का विषय बनना चाहिए। साइबर धोखाधड़ी करना इसलिए आसान बना हुआ है क्योंकि फर्जी या किसी दूसरे के नाम से मोबाइल फ़ोन और सिम खरीदना अभी भी आसान बना हुआ है। यह कितना आसान है इसका पता उस चीनी नागरिक की गिरफ्तारी से चलता है जिसने हजारों सिम खरीदकर चीन भेज दिए थे। आखिर यह कैसे संभव हुआ? निसंदेह भारत सूचना तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है, लेकिन विडंबना यह है कि साइबर अपराध के आगे यह ताकत प्रभावी नहीं दिखती। वास्तव में इसी कारण अपने देश में
साइबर धोखाधड़ी एक धंधा सा बन गया है। देश के उच्च न्यायालयों में करीब 57 लाख मामले लंबित हों तो यह समझना मुश्किल नहीं है कि मौजूदा न्यायिक ढांचे में इन्हें निपटाने में कितना वक्त लगेगा और इस बीच न्याय की अवधारणा को कैसे देखा जाएगा। अदालतों में लंबित मुकदमों के बोझ को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जाती रही है, लेकिन इसे कम करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति से लेकर संसाधनों के स्तर पर दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने की और कारगर व्यवस्था करने के मामले में उदासीनता दिखाई देती है। यह बेवजह नहीं है कि निचली से लेकर ऊपरी स्तर की अदालतों में दिनों दिन मुकदमों का अंबार खड़ा होता गया है। ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं है कि इंसाफ की आस में अदालत के दरवाजे पर पहुँचे लोगों को कैसी पीड़ा झेलनी पड़ती होगी। अदालतों में न्यायाधीशों की कमी के मसले पर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस ओर अब तक ठोस पहल नहीं हो सकी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की 2 से 3 साल की अवधि के लिए अस्थायी न्यायाधीशों के तौर पर नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया गया है। शीर्ष अदालत के मुताबिक अस्थायी जजों के तौर पर पूर्व न्यायाधीशों की नियुक्ति का मतलब यह नहीं होगा कि उन्हें नियमित न्यायाधीश की जगह पर रखा जाएगा। इसके लिए एक निष्क्रिय संवैधानिक प्रावधान को लागू किया गया है ताकि लंबित मामलों को निपटाकर उनकी संख्या कम की जा सके। गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 224A में उच्च न्यायालयों में अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, लेकिन इसका सहारा दुर्लभ स्थितियों में ही लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस प्रावधान के सहारे समस्या की जटिलता को कम करने की ओर कदम बढ़ाया है तो उसकी वजहें साफ हैं। स्टाफ को दोस्तों आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस करेंगे। एडिटोरियल मैटर है 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिससे आपको डेली एजुकेशन और उसका PDF मिल सके। PDF दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे और वहाँ से PDF डाउनलोड कर पाएंगे। अगर इस ई बुक का दोस्तों अगर आपको पूरा PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और दोस्तों अगर आप डेली एजुकेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।